नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। महाराष्ट्र में आज तस्वीर लगभग साफ हो गई क्योंकि 4 तारीख 3 बजे तक का ही वक्त था जब नॉमिनेशंस वापस लिए जा सकते थे और बागियों को मनाया जा सकता था। दोनों ही तरफ बागी थे, लेकिन अगर हम महायुति की बात करें तो महायुति में इसकी फ़हरिस्त कहीं लंबी थी महाविकास अघाड़ी से और तमाम तरह की कोशिशें की गई। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, सबको लगाया गया और यहाँ तक कि सेंट्रल लीडरशिप का भी सहारा लिया गया, लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आई। 1 या 2 सीटें ही बताई जा रही हैं जहां पर बाकियों को मना लिया गया और उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। वहीं कई सीटें ऐसी हैं, क्योंकि 36 सीटें हैं और सबसे ज्यादा बीजेपी के 16 बागी हैं जिनको मनाने में नाकामयाब महायुति के जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, वो नाकामयाब साबित हुए हैं। और अब ऐसे में अगर हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो अब 288 सीटों पर कुल 8,272 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। नॉमिनेशन वापस लेने के बाद ये तस्वीर अभी क्लियर हुई है। वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो महाविकास अघाड़ी में लगभग 14 थी बागियों की लिस्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि ज्यादातर बागियों को मना लिया गया है। अब से कुछ देर पहले महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर यह क्लियर कर दिया कि ना कोई फ्रेंडली फाइट होगी और ना ही अब, यानी कि जब डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद जो बागी हैं उनको मनाने की कोई प्रक्रिया नहीं आगे की जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सख्त तेवर एक तरह से उद्धव ठाकरे ने दिखाए हैं बागियों को लेकर। पूरी कोशिश की गई कि जितनों को मनाया जा सके मना लिया जाए और उसके बाद अब उनको छोड़ दिया गया है। और से आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे, संजय राउत थे, तो एक अलग तरह की कॉन्फिडेंस उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आया और उसका हम ये देख सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस, एक तो जाहिर सी बात है अलग अलग तरह के जो सर्वेज जो तमाम एजेंसीज कर रही हैं उसमें महाविकास अघाड़ी को लगभग तमाम जितने सर्वेज हैं अलग अलग एजेंसीज के, उसमें उनको आगे दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है। इस सब के बीच चुनाव आयोग भी बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, वही चुनाव आयोग जिसको विपक्ष बीजेपी की बी टीम कहता है कि ये लगातार बीजेपी की बी टीम की तरह ही काम करते रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव हो या फिर आने वाले विधानसभा के और लोकसभा, आने वाले विधानसभा के अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे हम उसकी बात करें। आज 2 अहम चीजें हुई हैं चुनाव आयोग को लेकर जो आपको बताना बेहद जरूरी है, जिससे कहा जा सकता है कि एक तरफ तो चुनाव आयोग बैकफुट पर आया है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग को कोर्ट से एक तरह से फटकार लगी है। मैं आपको ये बता दूं कि 30 तारीख 11 बजे तक का ही वक्त चुनाव आयोग ने लिमिट किया था कि नॉमिनेशन महाराष्ट्र में दाखिल किया जा सकता है। इसको लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी जो है उनकी तरफ से पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई और ये कहा गया कि 11 बजे का वक्त क्यों मुकर्रर किया गया है, क्योंकि इसकी वजह से कई ऐसे कैंडिडेट्स रहे जो अपना नॉमिनेशन दाखिल नहीं कर पाए। कोर्ट ने इसको लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आखिर किसने आपको ये टाइम लिमिट तय करने के लिए कहा था, क्योंकि इनमें से कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नहीं थे या महायुति के नहीं थे, बल्कि दूसरी पार्टियों के या फिर महाविकास अघाड़ी का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बीजेपी का एक तरह से कह सकते हैं कि उनके वोट को नहीं काट रहे थे, वो इस तरह के कैंडिडेट्स थे। तो अब ऐसे में ये सवाल जो है वो उठाया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि उन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट दी जाए जिनको 11 बजे की टाइम लिमिट होने की वजह से जिनके नॉमिनेशन कैंसिल हुए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर ने जिनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। अब एक बार फिर से इसको लेकर सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग बैकफुट पर है इस पूरे मामले को लेकर। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत से लेकर और तमाम नेताओं को आपने सुना ही होगा डीजीपी को लेकर सवाल उठाते हुए, और कांग्रेस ने बाकायदा तौर पर नाना पटोले की तरफ से इसको लेकर चिट्ठी भी लिखी गई थी कि रश्मि शुक्ला जो कि जिनको एक्सटेंशन दिया गया था 2 और साल का, उनका तबादला किया जाए, उनको उनके पोस्ट से हटाया जाए। अब चुनाव आयोग ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, हम विपक्ष की बात को भी मान रहे हैं और एक तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से
फ्रंट फुट पर आकर महाविकास अघाड़ी खेल रही है, लगातार चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल खड़े कर रही है, उससे चुनाव आयोग बैकफुट पर है और अब यहाँ पर एक्शन लेते हुए रश्मि शुक्ला जो है उनका तबादला कर दिया गया है। लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस इससे भी संतुष्ट नहीं है। नाना पटोले ने एक बार फिर से चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि उनके एक्सटेंशन भी खत्म हो चुका है, तो आखिर क्यों उनका तबादला किया गया है, क्यों नहीं उनको उनके तमाम पदों से मुक्ति दी जाती है, यानी कि उनको रिटायर किया जाता है। ये सवाल नाना पटोले ने फिर से उठाए हैं। तो चुनाव आयोग चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी पूरे फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। उसको ये पता है कि जो हरियाणा में गलतियां हुई या फिर लोकसभा के दौरान जो गलतियां हुई वो विधानसभा में ना हो जाए, क्योंकि ये एक तरह से तमाम जो पार्टियां हैं, जो दो पार्टियां खासतौर पर जो टूटी, उनके लिए अस्तित्व की ये लड़ाई है और इसीलिए कह सकते हैं कि तमाम घोड़े एक तरह से महाविकास अघाड़ी ने अपने खोल दिए हैं। लगातार वो प्रेशर तो चुनाव आयोग पे बना ही रहे हैं और उसका असर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को ये पता है कि मुद्दे उठाना एक अलग बात, अच्छे कैंडिडेट्स का चयन करना एक अलग बात, लेकिन चुनाव को चुनाव आयोग के जरिए जो मैनेज किया जाता है और फिर रिजल्ट वो नहीं आते हैं जो जनता चाहती है, ऐसा कई बार हमने देखा। तो ऐसे में चुनाव आयोग को लेकर लगातार शिकायतें, चिट्ठी लिखने, ज्ञापन लिखने का और कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देने का दौर जो है एक तरह से महाविकास अघाड़ी की तरफ से लगातार हमें देखने के लिए मिला। वही झारखंड की बात करें, झारखंड में 13 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होनी है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में है और गढ़वा और चाईबासा दो जगहों पर उन्होंने अपनी सभाएं की। इससे पहले कल अमित शाह झारखंड में थे, जहां उन्होंने संकल्प पत्र को लॉन्च किया और लगा ये कि आज जब झारखंड में प्रधानमंत्री थे तो एक तरह से कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर उतना हमला उन्होंने नहीं किया जितना वो कांग्रेस पे करते हुए नजर आए, एक तरह से बचते हुए वो नजर आए। उनको ये लग रहा है कि जहां वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि देखिए बिरसा मुंडा जो है उनकी 150वीं जयंती हम पूरे देश में मनाएंगे, लगातार जो ट्राइबल वोट बैंक है उसको अपनी तरफ वो लेकर आ रहे हैं, लगातार महिलाओं को अपनी तरफ लाने की वो जो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ऐसा ना हो कि शिबू सोरेन या हेमंत सोरेन पर वो अगर ज्यादा घातक अगर हमला करें, अपने जबानी हमला करे, तो इससे ट्राइबल वोट कहीं नाराज ना हो जाए। तो वो एक तरह से सेफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे भी आप ये समझिए कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस जहां फ्रंट फुट पर आते हुए खेलती हुई नजर आ रही है, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की बात करें, जो कि इनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, जिनका मैजिक अब लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों ही राज्यों की आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल चुनाव हम कह सकते हैं कि सर पर है। 13 तारीख को झारखंड में पहले फेज में हो जाएगा चुनाव हो जाएगा और उसके बाद 20 तारीख को दूसरा फेज और वही एक ही फेज में महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी और 23 तारीख को पता चल जाएगा किसकी बनने जा रही है सरकार। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए, जिनसे हम महाराष्ट्र और झारखंड दोनों की चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ जम्मू आनंद जी हैं, जाना माना चेहरा है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका जम्मू आनंद जी। और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ झारखंड से भी शाहनवाज साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहां के, जो झारखंड की तस्वीर आपके सामने रखेंगे। जम्मू आनंद जी, क्या ये माना जाए कि ये महाविकास अघाड़ी की मॉरल विक्ट्री है? चुनाव से पहले फ्रंट फुट पर आकर जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग को घेरा और ये कहा उन्होंने कि इन डीजीपी को आप हटाइए, रश्मि शुक्ला को, इसके अलावा जो पिटीशन दाखिल की गई बॉम्बे हाई कोर्ट ने, वहां पर भी चुनाव आयोग को एक तरह से फटकार लगी है। तो क्या कह सकते हैं कि इनिशियली आज के दिन, जो कि आज पूरी तस्वीर साफ हुई कि क्योंकि आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, मॉरल विक्ट्री आज महाविकास अघाड़ी को मिली है और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी ये नजर आ रहा है। बुशरा जी नमस्कार। मेरे ख्याल से आज का दिन महायुति के लिए ठीक नहीं है। आज का दिन महाविकास आघाड़ी का दिन है। लगातार 2-3 घटनाएं आज हुई है और सारी घटनाएं चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जरंगे पाटिल, उन्होंने निर्णय ले लिया है कि चुनाव से बाहर, चुनाव नहीं लड़ने का फैसला हो गया उनका। उन्होंने निर्देश दे दिया, उनके जितने लोगों ने शायद फॉर्म भरा था सब अपने फॉर्म वापस कर लो, जो नहीं करेगा उसके लिए हम जिम्मेदार
नहीं रहेंगे। तो नंबर वन, उस पर सेकेंड राउंड में जरा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि जरंगे पाटिल चुनाव से बाहर। दूसरी घटना जो है वो मुंबई हाईकोर्ट की है। मुंबई हाईकोर्ट ने ये जानना चाहा कि 11 बजे का समय किसने तय किया। तीसरी बात जो बहुत अहम बात है वो है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सुनने को तैयार नहीं, विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पे तवज्जो देने को तैयार नहीं, विपक्ष के साथ उस प्रकार का जिसको कहते हैं कि सम्मान पूर्वक व्यवहार करने को तैयार नहीं। अंततोगत्वा ऐसा चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की चहेती अधिकारी आईपीएस, जिस प्रकार से सरकार मेहरबान और गृह मंत्रालय मेहरबान, क्योंकि गृह मंत्री इस वक्त महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है। और हम सब जानते हैं कि रश्मि शुक्ला का संबंध नागपुर से बहुत पुराना रहा है। नागपुर में लगभग उन्होंने डीसीपी रही है। उसके बाद साउथ सेंट्रल जो कल्चरल जोन है, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक मंडल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ पर भी वो रही है। अनेक एन कैन प्रकारे वो नागपुर में रही है और नागपुर के लोगों के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के हैं। तो जिस रश्मि शुक्ला के पीछे पूरी सरकार और बीजेपी खड़ी थी, यहाँ तक होम मिनिस्टर जो है देश के, वो भी उनके साथ खड़े रहे हैं। चुनाव आयोग को अंततोगत्वा विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी के लगातार जो शिकायत की जा रही थी, उन शिकायतों का कॉग्निजेंस लेना पड़ा और निर्देश दिया गया कि तुरंत उनको हटाओ डीजीपी के पद से और कोई 3 वरिष्ठ जो भी आईपीएस ऑफिसर होंगे उनके नाम तय करो, उसमें से एक को डीजीपी बनाइए। मुझे लगता है कि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र के अंदर, बुशरा जी, पिछले 3 सालों में खास करके जो बड़े घटनाक्रम हुए हैं सत्ता के गलियारों में जिसको कहते हैं, उसमें एक रश्मि शुक्ला बहुत मुख्य किरदार है। आज से 5 साल पहले जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी और वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष है नाना पटोले, ये उस समय विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। और रश्मि शुक्ला पर उस जमाने से ही जो आरोप लग रहे थे कि विपक्ष के नेताओं के टेलीफोन गैर कानूनी तरीके से टैपिंग हो रही है, तो उसमें नाना पटोले का भी फोन टैप किया जा रहा था, जबकि नाना पटोले एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे, दैट इज द स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। तब से वो कंट्रोवर्शियल थी। और हैरानी की बात ये, वो रिटायर हो गई, इसके बावजूद उनको और टर्म दिया गया 3 महीने का, उसके बावजूद उनको और रखा गया कि ये पूरा जो चुनाव और गृह मंत्रालय पर खास करके बीजेपी और सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस, उनके बीच में एक लाइजनिंग का काम कर सके वो, और पूरी पुलिस तंत्र को प्रभावित कर सके, इस तरीके की जो फील्डिंग लगाई गई थी, अंततोगत्वा अब मैं नहीं कह सकता, मैं कुछ अटकलें ही लगा सकता हूं कि अंततोगत्वा महाराष्ट्र जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के आका
नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ऐसे राज्य के डीजीपी को हटाने का फरमान आखिर उन्होंने ऐन चुनाव के प्रक्रिया के बीच में निकाला। इससे महायुति सरकार की, खास करके देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की बहुत बड़ी किरकिरी हुई है, बेइज्जती हुई है। और महाविकास आघाड़ी जो कह रही थी कि इनको पद पे रखा नहीं जा सकता है, उसकी जीत हुई है। उत्साह बहुत ज्यादा बड़ा है और एक प्रकार से आज का पूरा दिन के जो अलग अलग घटनाक्रम हुए हैं, वो घटनाक्रम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए मॉरल, नैतिक विजय के रूप में आज का दिन जो है याद रखा जाएगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही और एक तरह से जो उनका पूरा बायोडाटा है रश्मि शुक्ला का, वो आपने यहाँ पर खोल कर रख दिया। सवाल ये है कि चुनाव से पहले ये जो फैसला लिया गया है, इसको क्या किसी और तरीके से भी पढ़ा और देखा जाए? क्या इस तरह से भी देखा जाए कि कहीं न कहीं अधिकारियों को ये अंदाज़ा हो गया होता है सबसे पहले, या फिर किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या ये कहीं इस तरफ भी इशारा कुछ करता है? देखिए, ऐसा है कि ये तो राज्य का चुनाव है और राज्य जी। के चुनाव में सीधे तौर पर चुनाव आयोग, भारत सरकार, ये कंट्रोवर्शियल बन जाए। देखिए, लोकसभा का चुनाव तो डायरेक्ट जो है सीईसी कंट्रोल करती है, लेकिन राज्यों के चुनाव तो राज्य चुनाव आयोग कंट्रोल करता है। तो मुझे ऐसा लगता हुँ। है कि ये एक फैक्टर बहुत बड़ा हो सकता है कि भाई चुनाव आयोग जो है उसको, जैसा हरियाणा में कंट्रोवर्शियल बन गई, राज्यों के चुनाव में कंट्रोवर्शियल बन रही है लगातार महाराष्ट्र में, तो ये हो सकता है कि भाई राज्यों के चुनाव में कोशिश की जाए कि हम नॉन कंट्रोवर्शियल रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली चुनाव आयोग भी राज्य चुनाव आयोग से इंटरनल रिपोर्ट्स मंगाए बगैर, आंतरिक अहवाल मंगाए बगैर कोई फैसला हायरार्की में होता नहीं है। और कहीं ना कहीं इसकी पूरी संभावनाएं है कि राज्य चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मसले पर, रश्मि शुक्ला के मसले पर नकारार्थी राय रखा ही होगा। और चुनाव आयोग को इस बात का कहीं ना कहीं डर सता रहा होगा कि कल जाके अगर ये पूरा प्रकरण न्यायालयीन हो जाए, कोर्ट मैटर अगर हो जाए और उसमें कहीं धक्का देने वाली बात सामने आ जाए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर उनके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट या रिमार्क्स नोट कर रहा हो, तो फिर किस बुनियाद पर चुनाव आयोग जो है वो रश्मि शुक्ला का समर्थन कर रही थी या रश्मि शुक्ला पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, ये एक। और दूसरा ये है कि मुंबई के 21 पुलिस इंस्पेक्टर्स ट्रांसफर्स के खिलाफ कोर्ट मैट में गए थे, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में। और वहां रश्मि शुक्ला भी पार्टी बनी थी कि इनको जो है कि ट्रांसफर जो है इनका ना किया जाए, मतलब रिलीफ दिया। वहां वो रिलीफ मिल गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने टर्न डाउन किया मैट को, और मैट को जम के चपराक दिया और कहा नथिंग डूइंग। ये सारे 21 जो है पहले अपने ट्रांसफर पोस्ट जो है जहां पर भी पोस्टिंग हुई है वो ज्वाइन करेंगे जाके। और ये जो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने एक प्रकार से रश्मि शुक्ला को भी चपराक लगाई है कि भाई आप मैट में इन 21 पीआई जो ट्रांसफर होने के बावजूद अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ रहे हैं, आप इनके पीछे क्यों खड़ी हुई। मुझे लगता है कि ये जो हुआ, जो परसों हाईकोर्ट का डिसीजन प्लस सम एडवर्स रिमार्क विद इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन कपल्ड विद चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कमिश्नर, और जी। उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। बट अल्टीमेटली इस मसले में जो है आका अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, इन सब की ये एक मॉरल
डिफीट है, किरकिरी हुई है, किसी तरीके से वो बचाव में आ नहीं सकते हैं। और ये जो छींटे जो है ये सिर्फ देवेंद्र फडणवीस तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। ये सारा जो मसला है इसकी छींटे अमित शाह तक भी जाने वाले हैं। सो इन अ नटशेल रश्मि शुक्ला जो अनसीटिंग फ्रॉम डीजीपी पोस्ट जो है ये जी एक बहुत बड़ी घटना है और महाविकास आघाड़ी को एक प्रकार से बल देने वाली घटना है। बिल्कुल। और और ये कह सकते हैं कि अब और ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शंस हरियाणा नहीं है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही लास्ट में कि ये इंडिकेट कर रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शन जो है वो हरियाणा नहीं है। और ये बार-बार हम आपको कह रहे हैं, जो लोग, जो दर्शक ये देखकर मायूस हो जाते हैं कि भई जो चेंज चाहते थे हरियाणा में, और उनको लगा कि भई होगा तो वही जो बीजेपी चाहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है। महाराष्ट्र में पहली बात तो बहुत बड़ा राज्य है, 288 सीटें, उसको वैसे मैनेज करना इतना आसान नहीं। दूसरा, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला नहीं, बल्कि यहाँ पर 6 पार्टियां हैं और 6 पार्टियों का आपस में, और उसके बाद छोटे छोटे अनेक दल हैं जो यहाँ मैदान में हैं। और मैंने आपको बताया कि लगभग 8,272 कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में है। तो इन सबको मैनेज करना, चाहे बागी भी उतारे गए हों, जो हरियाणा में फॉर्मूला अपनाया गया, वो सब कुछ यहाँ पर काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आज एक मॉरल विक्ट्री हुई है महाविकास अघाड़ी की। इसलिए भी हुई है क्योंकि हरियाणा के बाद जब एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी गई चुनाव आयोग को, और फिर चुनाव आयोग ने उसके जवाब में 1600 पन्नों का जो जवाब दिया, उसका कंक्लूजन ये था कि आपने जो भी कुछ कहा वो कोरी बकवास थी और इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल उन्होंने यही कहा था। और उसके बाद फिर ये सवाल उठने लगे कि अब ऐसे ही कांग्रेस अगर चिट्ठी देती रहेगी, उसका कोई जवाब नहीं आएगा, कॉन्क्रीट अगर जवाब नहीं आता है, चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है, तो फिर इन सबका मतलब क्या है? ये सवाल लगातार उठ रहे थे। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह से कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि एक डीजीपी को हटा दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया, जिस तरह से अभी जम्मू जी ने बताया कि पूरा का पूरा आप उनका ऑरा देखिए, ये झटका सिर्फ देवेंद्र फडणवीस तक ही या महाराष्ट्र तक नहीं है, बल्कि इसको आप गृह मंत्रालय तक देखिए, यानी कि आप अमित शाह तक देखिए कि वहां तक ये एक तरह की मॉरल हार जो है वो हुई है। ना सिर्फ महाराष्ट्र तक बल्कि सेंटर तक इसकी कहीं ना कहीं चिंगारी वो पहुंच रही है। इसको समझा जाए तो कोशिशें नाकामयाब नहीं होती है, कहीं ना कहीं ये देखिए आप, इसका एक एग्जाम्पल है। और इससे हौसले बुलंद हुए हैं महाविकास अघाड़ी के कि उनकी बात को माना जा रहा है, यानी कि वो मजबूती से लड़ रहे हैं। और ये भी एक तरह का हम ये कह सकते हैं, ये बात कही जा सकती है कि जब ये लग रहा होता है कहीं ना कहीं ऑफिसर्स को भी कि चुनाव अभी उनके फेवर में नहीं जा रहा जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, बल्कि चुनाव पलटता हुआ जा रहा है, तो भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदलती हुई नजर आती हैं। जम्मू जी, सवाल मेरा यही कि अभी की स्थिति को महाराष्ट्र की आप कैसे देखते, कैसे आंकते हैं? अभी नरेंद्र मोदी की एंट्री नहीं हुई है, 5 तारीख को बताया जा रहा है कि वो पहुंचेंगे, आज झारखंड में है वो। और दूसरा, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे 6 तारीख को, और फिर संयुक्त रूप से ये हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया जाएगा। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नहीं, बल्कि संयुक्त रूप से महाविकास अघाड़ी का ये मैनिफेस्टो होगा। उसका कितना असर आप देखेंगे? क्योंकि जो लाडली बहना के तहत जो लग रहा है कि हमें बहुत फायदा हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस तरह की योजनाएं अलग अलग जगहों पर लेकर आई है और बहुत माथापच्ची की गई होगी, जिसके बाद ये मैनिफेस्टो लाया जा रहा है। उसके बाद क्या आपको लग रहा है चीजें बदलेंगी? और फिलहाल की स्थिति महाराष्ट्र में आपको क्या दिख रही है? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की जो स्थिति है आज शाम को थोड़ा सा और साफ होगी, क्योंकि नामांकन वापस करने की आज आखिरी तारीख थी। और हम सब इस बात से हम सबको मालूम है कि इस वक्त बगावत जो है वो ज़्यादा महायुति में है। और इसीलिए देखना होगा कि क्या महायुति अंततोगत्वा बगावत के ऊपर किसी तरीके से उसको संभाल पाई है क्या। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक सीट पे तो कुछ हो नहीं सका, वो है
माहिम की सीट, जहां मेरे ख्याल से राज ठाकरे के सुपुत्र जो है वो लड़ बेटे रहे हैं। हैं, जी। बेटे हैं, और महायुति के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दबाव बनाया गया था शिंदे के गट के सदा सरवनकर के ऊपर कि भैया तुम वापिस लो। लेकिन जो कुछ ड्रामा चला सुबह से, ये हुआ कि सदा सरवनकर ने कह दिया कि मैं नहीं वापस लेता। बीजेपी ने गोपाल शेट्टी को वापस करवाने में सफलता मिली है, एक दो जगह और मिली है, लेकिन ये देखना है कि क्या 36 जो सीटें थी महायुति में, जहां बगावत हो गई थी, 36 में से कितने सीटों पर महायुति को बगावत को एक प्रकार से सुलझाने में कामयाबी मिली, ये शाम तक थोड़ा सा होगा। लेकिन ये बीजेपी में बगावत ये पहली बार हो रहा है। वो जम्मू कश्मीर से लेकर तो महाराष्ट्र तक ये पहली बार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो पकड़ 2014 2019 में खास करके मोदी अमित शाह की पार्टी पे थी, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग रही। और ये भी है कि लोकसभा में 303 के बाद 240 हो जाने पर भी ये इंडिकेशन है कि भाई बीजेपी में अब थोड़ा सा सांस लेने की गुंजाइश है, वो स्पेस बढ़ने लगी है। और वही दिखता है कि बगावत महायुति में, महाविकास आघाड़ी में बगावत तो थी, लेकिन तुलनात्मक बहुत कम थी। जो सर्वे ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के लगभग चांसेस है, इसके बावजूद महाविकास आघाड़ी में महायुति की तुलना में बगावत कम। मुझको ऐसा लगता है कि ये मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, सीट शेयरिंग का जो मैनेजमेंट है, तीनों दल, जबकि तीनों दल तुल्यबल दल और मतलब ज्यादा संघर्ष महाविकास आघाड़ी में, लेकिन महाविकास आघाड़ी को बहुत मिनिमाइज करने में कामयाबी मिली है। महाविकास आघाड़ी में शायद 10 या 12 सीटों का मामला था, जहां उसमें भी मैं तो बता सकता हूं, नागपुर में जो अनीस अहमद थे, जो 3 बार के एमएलए थे, स्टेट मिनिस्टर थे, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया था वंचित बहुजन आघाड़ी और फॉर्म भरने गए थे और लेट हो गए, नहीं भर पाए। तो ये लग रहा था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब अनीस अहमद का लड़ना ये एक पूरा समीकरण बदलने वाला ऐसा हो सकता था, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी ने अपने शहर अध्यक्ष को उतारा है, जो भूतपूर्व महापौर रहे हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं। तो उनको उन्होंने समझाने में परसों ही कामयाबी मिल गई थी, और उन्होंने ऐसे ही एक और सीट जो बम्बई की थी, कोई हैदर करके थे, उन्होंने भी वापस लिया। मुझे ऐसा लगता है कि कई सीटों पे, 12 सीटों में से कई सीट जो है उसमें उनको कामयाबी मिली गई होगी। इसके बावजूद 2-3 सीटें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों को अपने सीटें छोड़नी होती है और स्टेक्स इतने हाई हो, तो और 2-4 सीटें अगर छूट भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन देखना यह है कि महायुति के कितने सीटों में उनको अपने जो भी विद्रोही है उनको समझाने में कामयाब हुए हैं। शाम तक शायद उसकी शक्ल थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। लेकिन हरियाणा पैटर्न महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला कि कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिपेंडेंस को खड़ा कर दो और फिर उनको रसद पहुंचाओ, और कांग्रेस के या अब यहाँ महाविकास आघाड़ी के जो है वोट काट दो और बीजेपी या महायुति को जीतने में मजबूत हो जाएंगे, ऐसा महाराष्ट्र की स्थिति नहीं है। क्योंकि जो दमदार कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में उनको टिकट मिली है, 1-2 जगह छोड़ दें इसीलिए। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ ना कि जो इंडिपेंडेंट की कोई मतलब कोई पहचान नहीं या जिसका कोई जनाधार नहीं, उसको बहुत वोट मिल गया, ऐसा नहीं। वहां पर भी लोगों ने दमदार कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट्स को खड़े किए थे। वो स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है। इसके लिए हरियाणा विल नॉट बी रिपीटेड
इन महाराष्ट्र जी। तो बिल्कुल हरियाणा महाराष्ट्र में नहीं रिपीट हो पाएगा। ये बात बार बार कहना जरूरी है ताकि लोगों के जहन से वो जो हरियाणा की हार की मायूसी है वो कम से कम निकल सके कि हरियाणा महाराष्ट्र में नहीं होने जा रहा है। और इसीलिए आप बिल्कुल टकटकी लगाकर बैठे रहिए 23 तारीख तक, जब तक रिजल्ट नहीं आते, जब तक तस्वीर साफ नहीं होती है कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। अभी हम लगातार ये बता रहे हैं और तमाम विश्लेषकों के साथ भी आप तक लगातार हम ये पहुंचा ही रहे हैं कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अभी महाविकास अघाड़ी हर जगह पर आगे अभी दिख रही है। यानी कि अगर सर्वेस की हम बात करें, अलग अलग वहां पर आगे दिख रही है, मजबूती से वो लड़ रही है। महायुति भी हम कह सकते हैं कि लगातार टक्कर देती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप वहां ये देखिए कि वहां डबल इंजन की सरकार है, यानी कि अभी मौजूदा सरकार महायुति की है, केंद्र में भी हम कह सकते हैं कि उन्हीं की सरकार है। और ऐसे में महाविकास अघाड़ी अगर उनको बराबरी की टक्कर देती हुई नजर आती है तो ये अपने आप में ये बहुत सारी चीजें जो है वो कहती है कि कितनी मजबूती से वो चुनाव को लड़ रहे हैं। अभी चुनाव हम कह सकते हैं कि शबाब पर नहीं आया है, अभी चढ़ा नहीं है। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, वो खत्म हो गया। नॉमिनेशन वापस लेने का आखिरी दिन था, वो खत्म हो गया। और अब रैलियों का दौर जो है वो तेजी से चलने वाला है। प्रधानमंत्री भी शो करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो इन तमाम चीजों से बचते हुए नजर आते हैं। वो जाते हैं रैलियां करने, रैलियां करते हैं, अपनी बात कहते हैं और फिर उसके बाद वो लगता है कि चुपके से निकल लेते हैं। इसी तरह की तमाम चीजें, जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, वो होती हुई नजर आती हैं। और जब हम ये बात कर रहे थे, जब आपने ये कहा कि ये चीजें जो हैं वो केंद्र में भी बहुत सारी चीजों को बदलेंगी। पहले बागी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते थे, लेकिन 240 पर सिमटने के बाद बागी भी निकल रहे हैं उनकी पार्टी से। उनके जो सहयोगी दल हैं वो उनको आंखें भी दिखा रहे हैं और अपनी बात को भी मनवा रहे हैं। और ताजा एग्जाम्पल है वक्फ बोर्ड का, और उसकी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, जिसको लुभाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से मदरसों के जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ाई, वो हमारे सामने है। वहीं दूसरी तरफ जब झारखंड में प्रधानमंत्री जाते हैं, जब झारखंड में अमित शाह जाते हैं, जब हेमंत बिस्व शर्मा, माफ कीजिएगा, हाँ हेमंत बिस्व शर्मा नहीं, मैं उनकी जो उनके चीफ मिनिस्टर है आसाम के, वो वहां पर जाते हैं और वहां जाकर जिस तरह की बातें वो वहां पर करते हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। और अब टीडीपी ने तो बाकायदा तौर पर वक्फ बोर्ड की जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली में, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हम इसका विरोध करते हैं। और जब आंध्र प्रदेश में होगी इसको लेकर मीटिंग, तब चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। बिहार में होगी तो नीतीश कुमार शामिल होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जो कम्युनल कार्ड भी जो बीजेपी खेलती है, उस पर भी एक तरह का कंफ्यूजन ही नजर आ रहा है कि झारखंड में हमारे तेवर कुछ और हैं, महाराष्ट्र में हम कुछ और करेंगे। नहीं, इस मामले में तो ऐसा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस में जो मंथन है, क्योंकि अगर बीजेपी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पीछे अगर जाने शुरू करेगी, तब आरएसएस के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होनी है। और वो चुनौती ये है कि देखिए ऐसा है, अल्टीमेटली जब तक बीजेपी ने राम मंदिर का मसला नहीं उठाया या राम मंदिर का मुद्दे के रूप में नहीं बनाया और उस पर 30 साल काम जब तक किया नहीं, तब तक पॉलिटिकल माइलेज, सक्सेसेस उनको नहीं मिली। लेकिन अब राम मंदिर के बन जाने से राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मसला खत्म हो चुका है। तो अब वो एक नए ऐसे मुद्दे की खोज में है जो शायद उनको आने वाले 20 साल जो है मदद कर सके। तो उसमें दो तीन मुद्दे हैं, लेकिन उसमें ये भी उनको समझ में आ रहा है कि भाई कौन सा ऐसा धार्मिक मुद्दा हो सकता है जो देशव्यापी हो सकता है। तो उनको देशव्यापी मुद्दा बनाने में मदद नहीं मिल रही है, मतलब वो चाहे मथुरा हो चाहे ज्ञानव्यापी हो। उनको ऐसा लगा कि वक्फ एक ऐसा मसला है, क्योंकि वक्फ का केंद्रीय कानून है 1995 का, और कमोवेश पूरे भारत में हर जगह वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, कहीं ज्यादा कहीं बड़ी कहीं कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत भविष्य की राजनीति का एक बिसात, जिसको कहेंगे एक मैदान
बनाने के दृष्टिकोण से बीजेपी आरएसएस ने वक्फ का मुद्दा बनाया है, क्योंकि वक्फ का मुद्दा ये मतलब 2-4 महीने वाला मुद्दा नहीं है। और इसीलिए इंदिरेश कुमार जो है बीच आरएसएस के, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के भी वो राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने क्या कहा कि वक्फ जो है ये माफियों का अड्डा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस ने मदरसों को किस तरीके से परिभाषित किया था। जी। आरएसएस ने मदरसों को परिभाषित किया था कि यहाँ पर आतंकवाद का प्रशिक्षण देने के ये अड्डे हैं, राइट। ये अलग बात है कि मोहन भागवत भी कुछ मदरसे में गए, उससे कोई मायने नहीं रखता। आपने जो एक माइंडसेट तैयार किया, एक पब्लिक परसेप्शन तैयार किया और उस पर आपने 20-25 साल काम किया, वो लोगों के जहन में रहता है। आपने 4 दिन 4 मदरसे में जाके आ गए, उसका कोई मायने नहीं। अभी जैसे कि इंदिरेश कुमार ने पूरे वक्फ को लेकर ये जो बयान कर दिया उन्होंने कि वक्फ ये माफियों का अड्डा है, इस पर तो आरएसएस ने तो नहीं कहा, ये उनके व्यक्तिगत मत है। जब बटेंगे तो कटेंगे योगी ने कहा, तो तब तो आरएसएस ने नहीं कहा था कि उनका व्यक्तिगत मत है। उलट 2 महीने के बाद यही आरएसएस चिंतन, पता नहीं आरएसएस वालों के जो मीटिंगों को चिंतन शिविर क्यों बोला जाता है, वहां तो चिंतन ही नहीं होता, तो गोबर मीटिंग है वो सब। तो उस मथुरा के मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि नहीं बटेंगे तो कटोगे, इज करेक्ट। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के बाद जब बीजेपी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पीछे होते हुए नजर आ रही है, आरएसएस और बीजेपी का थिंक टैंक एक ऐसे मुद्दे की खोज में है। और इसीलिए मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि वो कोर जो उनका वोट बैंक है, क्योंकि भारतीय राजनीति में कैसा है ना कि जो समर्थक वोट्स होते हैं ना, वो बहुत जल्दी नजदीक भी आ जाते हैं और बहुत जल्दी दूर भी चले जाते हैं, लेकिन जो कोर वोट होता है वो बड़े मुश्किल से उसको तैयार करना पड़ता है, मशक्कत से होता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस को ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में हमारा कोर वोट डेंट ना कर जाए, और ये कोर वोट जो है बुनियादी तौर से नफरती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर आफ्टर लोकसभा बीजेपी एग्रेसिव एजेंडा नफरत की, पोलराइजेशन की पे आगे बढ़ रही है। चाहे वो झारखंड होगा, चाहे हरियाणा होगा, चाहे महाराष्ट्र होगा, इसके बाद और कहीं होगा, तो एग्रेसिव पोलराइजेशन की ही पॉलिटिक्स करेगी। अदरवाइज बीजेपी के पास इस देश की अवाम के जो समस्याएं हैं और इस देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाने का उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। अपने आप को बनाए रखना अगर है तो उनको हिंदू कोर जो मतदाता है उसको ही उसको पकड़ के रखना है। और महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको कहता हूं, हिंदू मुसलमान चलना नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुसलमान चलना ही नहीं है। और जितना ज्यादा प्रचार मोदी और अमित शाह करेंगे, मैं दावे के साथ अपनी राजनीतिक सूझबूझ के बुनियाद पर मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में मोदी और अमित शाह जितना यहां दिखेंगे उतना बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में ये सेंटिमेंट्स बहुत मजबूत सेंटिमेंट है, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स है, गुजराती बनाम मराठी। और जब जब ये दोनों दिखेंगे स्क्रीन पर, तब तक ये सेंटिमेंट वो और उभर के हुए आएगा। और कहीं ना कहीं अंततोगत्वा खास करके नासिक, पुणे और मुंबई और नवी मुंबई, इस इलाके में
ये सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। एंड गुजराती बनाम, क्योंकि गुजरातियों ने जिस तरीके से, क्योंकि लोग कहते हैं ना, गुजरातियों ने जिस तरीके से महाराष्ट्र को कमजोर किया, मराठी मानुस की अस्मिता पे जिस तरीके से डाका डाला, मुंबई को जिस तरीके से कमजोर किया, जिस तरीके से मुंबई से सारे उद्योगों को गुजरात, भाई कहीं और लेके नहीं गए, वो सिर्फ गुजरात लेके गए। तो ये सारा जो चीजें हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मोर द कैंपेन बाय मोदी एंड मोर विल बी द लॉस फॉर बीजेपी। और मुझे लगता है कि आज अभी मैं हेडलाइंस देख रहा हूँ जी, पंजाब, बाद आपका केरला, यूपी का जो बाय इलेक्शंस है उसकी डेट जो 13 तारीख जी, थी, उसको चेंज कर दिया गया है, उसको 20 तारीख कर दिया गया है 13 की जगह। और चूंकि एकमात्र वजह मैं बता देता हूँ, ये सवाल जी, आपके ही चैनल में पहली बार आया है, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को महाराष्ट्र के प्रचार से रोकना है, बड़ा मुद्दा है ये। क्योंकि प्रियंका आखिरी के 4 दिन, क्योंकि 13 तारीख को तो फ्री हो जाती जी। वायनाड से। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, जम्मू जी आपको थोड़ा मैं करेक्ट ये कर दूं कि इसे विधानसभा तक के लिए है, ये लोकसभा के लिए नहीं है। तो प्रियंका गांधी का जो चुनाव है वो 13 को ही होगा। केरला में विधानसभा केरला में कौन सा है? जी, एक विधानसभा के लिए है केरला में। तो ये जो विधानसभा है ये सिर्फ उसके लिए डेट्स जो है उन्होंने चेंज किए हैं। और ये लोकसभा के लिए उन्होंने चेंज जो है वो डेट्स जो है वो नहीं की हैं। Then okay, then I stand myself corrected। मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि 13 के बाद जब प्रियंका का कैंपेन यहाँ होगा, वो अपने आप में बेजोड़ होगा, उसका इम्पैक्ट अलग होगा। जरंगे पाटिल ने जो आज फैसला कर लिया टू विड्रॉ, इससे महायुति जो है दम तोड़ने वाली है। जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात है कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ वहां पर प्रचार करेंगे महाराष्ट्र में, तो क्या नजारा देखने के लिए मिलेगा। अपने लिए तो प्रचार कर ही रही है, लेकिन जो स्टार प्रचारकों की सूची है कांग्रेस की, उसमें जाहिर सी बात है उनका नाम जो है वो सबसे ऊपर है। राहुल गांधी की अगर हम बात करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम वो नाम उसमें शामिल हैं। पलक्कड़ वो एक सीट है विधानसभा की जहां पर केरला में चुनाव होने विधानसभा के, और उसकी डेट जो है वो चेंज कर दी गई है। और तमाम जो 9 यूपी की जो विधानसभाएं हैं जहां पर उपचुनाव है उसकी तारीख बदल दी गई हो, 20 तारीख होगा। पंजाब, केरल और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तारीखें विधानसभा की जो है वो बदली गई हैं। लेकिन ये भी एक तरह से देखा जाए कि जो सरकार निकल पड़ी है एक देश एक चुनाव, वो भी चंद सीटों के चुनावों को संभाल नहीं पाती और तारीखें बदलती। बिल्कुल। और ये हमने हरियाणा में देखा था। हरियाणा से ये एक तरह का चलन जो है वो शुरू हुआ था। और उसके बाद सबसे पहले बीजेपी ने ही कहा था कि जो उपचुनाव है यूपी में, उनकी तारीखों को बदलकर 20 कर दिया, आगे बढ़ा दिया जाए, यानी कि 13 से आगे कर दिया जाए। और चुनाव आयोग जाहिर सी बात है उनकी बात उनकी सराखों पर, और उन्होंने उनकी बात को माना और 20 तारीख को इसको कर दिया है। लेकिन ये जरूर है अब धीरे धीरे जो है बादल छट रहे हैं और तस्वीर पूरी तरीके से महाराष्ट्र की साफ होती हुई नजर आ रही है। आज शाम तक और पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पार्टी वाइज जो है कितने बाकियों को मना लिया गया है। हालांकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, 10,000 से ज्यादा थे कैंडिडेट्स, कुछ के नॉमिनेशन रद्द हुए हैं, कुछ ने नॉमिनेशन वापस ले लिया है। तो ये भी एक तस्वीर जो है आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू आनंद जी, आपने अपना समय हमें दिया, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।